हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त धनबाद से जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। अभिषेक, देखिए, कोयला क्षेत्र में एक बड़ा फैसला तो लिया गया है। सुबह भी ये सवाल मैंने किया था कि जो सुस्त हो चुकी है अर्थव्यवस्था इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में, उसे एक रफ्तार देने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से तमाम सेक्टर में घोषणाएं की जा रही थी, तो कोल सेक्टर में भी एक प्राइवेट को, जिस तरह से निजी कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला सरकार का लिया गया और बहुत अहम फैसला सरकार का। देखिए, इसके दो मायने हैं। अगर आरती इस बात को अगर ऐसे समझिए कि सरकार जो है, सरकार को लग रहा है कि अब सरकारी कंपनियों के भरोसे जो है आर्थिक उपार्जन नहीं किया जा सकता है या आर्थिक लाभ हासिल नहीं किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार को लग रहा है कि इस क्षेत्र में चूंकि घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसको पाटने के लिए निजी क्षेत्रों को खोलना होगा और इसीलिए 74% की मंजूरी दी गई। इसके पहले सरकार ने, आपको याद होगा कि कोयला क्षेत्र में निवेश के लिए 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी थी। बाद में इसको लेकर जो कोयला क्षेत्र के ट्रेड यूनियन के नेताओं ने उसका विरोध किया और उसके बाद सरकार बैकफुट पे आ गई थी। लेकिन एक बार फिर से अगर कहें कि सरकार ने उसी चीज को फिर से रिवर्स कर दिया है। और देखिए, हम धनबाद के संदर्भ में आपको दिखाने ले चलते हैं। ये देखिए, धनबाद का बीसीसीएल का विश्वकर्मा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे देखिए कोयला का खनन का काम चल रहा है। ऐसे अगर धनबाद की बात करें तो यहाँ पे कोयला क्षेत्र में इस वक्त में कहें तो 30 से 40% का गिरावट आया है। यानी कोरोना जो वायरस है, जो वैश्विक महामारी आई है, इसके वजह से गिरावट आई है। यानी प्राइम कोकिंग कोल का एक बड़ा क्षेत्र है धनबाद, और यहाँ पे देखिए कि प्राइम कोकिंग कोल से उत्पादन जो है काफी घट गया है। लेकिन उसके अलावा संभावना की बात करें तो 2022 से 23 के बीच की बात करें तो कोल इंडिया में सालाना उत्पादन की क्षमता जो है 1 बिलियन टन है। यानी 1 बिलियन टन का जो लक्ष्य रखा गया है, अगर 50,000 करोड़ का निवेश होता है तो बड़े पैमाने पर नियोजन के अवसर तो मिलेंगे। झारखंड के क्षेत्र की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 39% कोयला रिजर्व है और 39% में बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल का 2 प्रमुख क्षेत्र है, राजमहल और मुंगमा, ये झारखंड में ही पड़ता है। तो एक तरह से ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर नए खदानें खुलने का, देखिए यहाँ पे जो जैसे आपको नजर आ रही होगी, ये विश्वकर्मा प्रोजेक्ट है। ये कोयला खनन में यहाँ पे सरकारी कंपनियां इस वक्त में उत्पादन कर रही है। अंदाजा करिए कि इस वक्त में कोयला उत्पादन के लिए प्रति टन अगर 2,500 रुपया खर्च होता है, तो इसी काम को अगर आउटसोर्सिंग कंपनियां अगर करती है तो वो महज 250 से लेकर 500 रुपया प्रति टन रह जाता है। इसका मतलब है कि 1500 टन प्रति टन जो है बचत होती है। और यही कारण है कि सरकारी जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और निजी कंपनियों को सरकार ने इसी उद्देश्य से रखा है, क्योंकि लाभ ज्यादा हो। और निजी कंपनियां, देखिए यहाँ के ठीक सामने से जो उद्योग नजर आ रहा है, पीछे जो मैंने दिखाया वो सरकारी है और इसके आगे जो है सामने जो नजर आ रही है वो ओबी के ठीक पीछे। यहाँ पर आपको देखें तो निजी कंपनियां अपना जो है आउटसोर्सिंग के जरिए ओपन कास्ट माइनिंग कर रही है। ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब है खुला खदान, जहाँ पे सीधे तौर पर कहें कि अंडरग्राउंड माइंस नहीं होता, ओबी बर्डन हटाकर माइनिंग की जाती है। तो ऐसे में यहाँ उत्पादन की जो लागत है वो घट जाती है। लेकिन दुर्भाग्य क्या होगा, इसका असर क्या होगा कि जो बीसीसीएल अपने कर्मचारियों को वेतन जो है अभी बेहतर तरीके से दे रही है, सुविधाएं दे रही है हर तरह का, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उसके मामले में इनकी सुविधाएं बेहद कम है। मतलब कहें कि एक कर्मी के वेतन के तुलना में आउटसोर्सिंग के कर्मचारी 4 से 5 कर्मचारी काम कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा जो अंतर है, इतना बड़ा जो गैप है, ये जो है मजदूरों को अहित का काम करेगा, ये नुकसान करेगा। लेकिन इन सबके बीच अभिषेक रेवेन्यू का जो मामला है, अगर निजी कंपनियां निवेश करती हैं तो रेवेन्यू को लेकर पहले जिस तरह से अलग अलग प्रति टन के हिसाब से दिया जाता था अगर निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जब इसमें इन्वेस्ट करती थी, लेकिन अब जब इस तरह से डायरेक्टली निजी कंपनियां निवेश करेंगी, 50,000 करोड़ का अब निवेश का लक्ष्य रखा गया है, तो ऐसे में अब जो रेवेन्यू होगा वो तो सरकार के साथ अब साझा करना होगा। जी बिल्कुल, इसमें तो है ही, ये तो होना ही है, क्योंकि अभी इस वक्त में झारखंड में अकेले 22 कोल ब्लॉक है जिसको आवंटन किया जाना है। इसका मतलब यह है कि ये कोल ब्लॉक सिर्फ सरकारी कंपनियां, कोल इंडिया के जो अनुषंगी इकाइयां हैं, सिर्फ वही नहीं पार्टिसिपेट करेंगी बल्कि निजी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी। और अभी इस वक्त में धनबाद में ही अगर देखें तो धनबाद में या झारखंड के दूसरे इलाकों में जहां कभी कोयला क्षेत्र का काम हो रहा है, उसमें साउथ की सबसे ज्यादा कंपनियां आ रही हैं, बाहर के मुंबई की कंपनियां आ रही हैं। तो ये जो क्षेत्र है, देश भर की कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छी बात यह है कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ये सुविधाएं मिलेगी। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हित है
मजदूरों का हित, उसको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मजदूरों के हित पर अगर कोई उत्पादन बढ़ाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म अच्छी बात नहीं होगी। चूंकि राष्ट्रीयकरण इसी उद्देश्य से किया गया था। आप याद करिए 1972 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया था कोयला उद्योग को इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो निजी कोयला मालिक जो मजदूरों का शोषण करते थे उस शोषण से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। तो एक बार फिर से ये निजी आउटसोर्सिंग के हवाले जब होंगे तो शोषण नहीं बढ़े, इस बात का ध्यान, यानी सरकार को नियंत्रण रखना होगा। अगर नियंत्रण के बजाय अगर सब कुछ निजी के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, ये जो बात आपने कही अभिषेक कि सरकार को नियंत्रण रखना होगा, अब तो सरकार का एकाधिकार खत्म होगा इस पे। अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे, साफ शब्दों में समझे, मजदूरों के हितों की अगर हम बात करें तो ये जब सरकार का एकाधिकार खत्म होगा, और जिस हिसाब से 1972 की बातें हो रही हैं, उस वक्त राष्ट्रीयकरण सिर्फ इसलिए किया गया ताकि जो मजदूर हैं उनके हितों की रक्षा हो सके। अब जब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है और कोल सेक्टर में इतना बड़ा निवेश किया जाना है, निजी कंपनियों को अब ये मौका मिलेगा, कमर्शियलाइज होगा ये, तो अब मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए अगर अलग से सरकार कुछ करना चाहे तो वो भी एक रिफॉर्म ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 1972 के पहले की जो स्थिति थी जिसे लेकर राष्ट्रीयकरण किया गया, वो मामले मजदूर जरूर उठाएंगे। जी, यही मैं कहना चाह रहा था कि आप याद करिए कि जब पेट्रोल, जितने पेट्रोल डीजल के रेट हुआ करते थे, पेट्रोल डीजल कंपनियां ये सब सरकारी नियंत्रण में हुआ करते थे, तब उसकी कीमत क्या होती थी। जैसे ही ये सारी कुछ कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया गया कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ेगी तो वो बढ़ा लेंगे, घटेगा तो घटा लेंगे। अमूमन कई बार ऐसा हुआ है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें सबसे नीचे स्तर पर रहती है तब भी ये घट नहीं पा रही है। इसका मतलब लाभ के चक्कर में आम आदमी को नुकसान हो रहा है। वही हाल पेट्रोल कंपनियों की तरह ही, जैसे पेट्रोल और डीजल के हाल है, वही हाल इन कोयला का भी क्षेत्र का होगा कि कोयला का जो रेट है इस वक्त में, ठीक है कि सरकारी कंपनियों के हिसाब से रेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो है ई मार्केटिंग होते हैं, और दूसरी क्या है कि इस वक्त प्राइस भी काफी न्यूनतम स्तर पर चला गया है। तो प्राइवेट कंपनियां पार्टिसिपेट करेगी तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कीमतें भी ठीक ठाक मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी देखना होगा कि सरकार अपनी राजस्व तो जरूर बढ़ाए, लेकिन राजस्व के चक्कर में गरीबों का, जो मजदूर है उनका अहित नहीं हो, वेलफेयर बनाए रखे, ये बहुत जरूरी है। और वेलफेयर जो है तभी रह सकता है क्योंकि निजी कंपनियों पर नियंत्रण सरकार ने खुद से अगर कहा कि ये सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया है निजी के भरोसे, एकाधिकार खत्म कर लिया है, तो एकाधिकार खत्म करने से समस्या का निदान नहीं है। इसका निदान यही है कि एक हद तक, एक सीमा हद तक जो है हम निजी कंपनियों को दें, लेकिन सरकार को भी अपनी नियंत्रण में कुछ ना कुछ बनाए रखना पड़ेगा। खास करके मजदूरों के जो लॉ है वो लॉ भी पहले से थोड़ा कमजोर हो गए हैं। पहले मजदूरों के हितों के लिए काफी कठोर कानून बनाए गए थे, आज इस वक्त में कहें बहुत कठोर कानून नहीं है। श्रम कानून भी पहले से कम हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। दूसरा क्या है कि डीजीएमएस नियंत्रण रखती है कोयला क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद भी निजी कंपनियां बहुत हद तक अपने मनमाना काम करती है, सुरक्षा हितों का अनदेखी करती हैं। धनबाद में ही हम देखते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोयला ब्लॉक नए क्षेत्र में, जैसे चतरा, राजमहल के क्षेत्रों में नया कोल ब्लॉक खोला जा सकता है, संथाल के क्षेत्रों में नया कोल ब्लॉक खोजा जा सकता है, वहां पे एक संभावना है। धनबाद के अलावा अगर कहें तो ये पूरा क्षेत्र झरिया डिवीजन, झरिया का जो क्षेत्र है वो बड़ा क्षेत्र है। झरिया का मतलब ये नहीं कि ये धनबाद है, झरिया का अगर कुल क्षेत्र करें तो ये बड़ा क्षेत्र है, पूरा डिवीजन आता है। रानीगंज तक का जो इलाका है वो झरिया डिवीजन में ही आता है। तो इसका मतलब यह है कि हम सबको कोयला उत्पादन को बढ़ाना तो होगा, लेकिन साथ साथ लाभ के साथ साथ हमें मजदूरों के हित का ध्यान रखना होगा ताकि मजदूर का हित नहीं हो। और सरकार पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त नहीं हो सकती है। मतलब निजी क्षेत्रों के लिए खोल देना अच्छी बात है, रोजगार देना अच्छी बात है, लेकिन उसके आड़ में मजदूरों को हित के बजाय अहित होना यह दुखद होगा। जी बिल्कुल। अभिषेक देखिए, इन तमाम चीजों को लेकर अब एक ही मसला उठता है। जब आप मजदूरों की बात कर रहे हैं, आप अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने की बात हो रही है, निजी कंपनियां अब निवेश करेंगी, एकाधिकार सरकार का खत्म होगा। हर चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो रोजगार तो बढ़ेंगे, जाहिर है अर्थव्यवस्था की जो सुस्त पड़ी रफ्तार है उसमें गति आएगी, लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट हम देख रहे हैं कि मजदूरों के हितों की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि अभी देश के सामने ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जो मजदूर हैं, वैसे में भी देखिए जब प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं तो राज्य सरकारों के लिए भी ये एक अहम चुनौती है कि वो उन्हें कैसे पलायन से रोके, और जब घर लौटे हैं तो उन्हें कैसे रोजगार दिलाए। तो एक तरफ रोजगार तो मिलेगा, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनियां जिस तरह से काम कर रही हैं, ऐसे में मजदूरों के हितों की देखभाल कौन करेगा, इस पर भी सोचना होगा सरकार को ही।
यही बात मैं कहना चाह रहा था आरती। आप सोचिए, बीसीसीएल अपने मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाई हुई है, उनके लिए अस्पताल खोली हुई है, उनको तरह तरह का सुविधाएं मिलती है, उनको संडे कटौती, संडे का जो है वो लाभ मिलता है, ओटी लाभ मिलता है, हर तरह के लाभ मिलते हैं, एलटीसी से लेके सारी सुविधाएं। अगर प्राइवेट कंपनियों में जाएंगे तो यहाँ ठीक से ईपीएफ तक नहीं कट रहे हैं। उनको जो सरकार ने घोषित दिए हैं, जो देखिए उसमें 3 तरह के रखे गए हैं, कुशल, अर्धकुशल और जो शिक्षित हैं उनके लिए, ये सभी कैटेगराइज किए गए हैं, लेकिन उनको पैसा मिलते नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेहनताना जो है, जो वेतनमान है, उसके जगह पर मानदेय बन के रह जाता है, वेतन नहीं मिलते। दूसरा, सुरक्षित जो उनको श्रमिकों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वेलफेयर का, वो नहीं मिलता। तो आखिर ये जितने आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो कुछ दिनों के लिए आएंगी, उत्पादन करेंगे और फिर चले जाएंगी, मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ देंगे। आखिर मजदूरों के लिए क्वार्टर कौन बनाता है? मजदूरों को बिजली मुफ्त में कौन दे रहा है? मजदूरों को मेडिकल सुविधाएं कहाँ मिल रही है? मजदूरों को पीएफ की सुविधा कहाँ मिल रही है? ये तो तमाम सवाल ऐसे हैं अभिषेक, आप जितने सवालों की बात कर रहे हैं उन तमाम सवालों के जवाब भी पैरेलल ढूंढे जाने चाहिए, क्योंकि एक तरफ अगर रोजगार बढ़ रहा है तो उस रोजगार से जुड़े जो मजदूर हैं उनके हितों की कितनी अनदेखी हो रही है या फिर कितना उनके हितों की संरक्षा की जा रही है, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरह से 50,000 करोड़ के निवेश की बात तो सामने आई है, निजी कंपनियां निवेश करेंगी और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को रफ्तार तो मिलेगी, लेकिन दूसरे पहलुओं पर भी सरकार को सोचने की जरूरत पड़ेगी और वो दूसरा पहलू है मजदूर के हितों की रक्षा।